बॉलीवुड, जिसकी बड़ी हद तक पहचान ये थी कि फिल्मों के जरिए प्रोग्रेसिव राइटर्स और फिल्म साज निज़ाम को चैलेंज करते थे और तख्लीकी और गैर रिवायती मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाकर माशरे की खराबियों की निशानदेही करते थे। लेकिन अब बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। गुज़श्ता 10-12 बरस से बॉलीवुड में वही फिल्में बनती और कामयाब होती हैं जिन्हें रियासती सरपरस्ती हासिल हो, जो रियासती नज़रिए यानी बीजेपी के नज़रिए को फ़रोग़ देती हो, जो किसी गैर रिवायती या तनकीदी मौजू को टच ना करती हो। और यही वजह है कि इन चंद सालों में दीगर तख्लीकी और राय आमा के शोबों की तरह बॉलीवुड भी बीजेपी का प्रोपेगेंडा टूल और तशहीरी विंग बनकर रह गया है। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स भी इसी काम में लग गए हैं और कुछ स्टार्स तो पूरी तरह से बीजेपी और आरएसएस के रंग में रंग गए हैं, जिनमें से एक बहुत बड़े फिल्म स्टार के हवाले से भारतीय न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ लॉन्ड्री में एक दिलचस्प रिपोर्ट शाया हुई है। ये रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे, तो हम इससे पहले बात करेंगे बॉलीवुड में आने वाली तब्दीलियों की। बॉलीवुड में कुछ सालों से ऐसी फिल्मों की तादाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है जिनके मौज़ूआत भारत में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ नफरत या पाकिस्तान से दुश्मनी के गिर्द घूमते हैं। फिर इन फिल्मों में प्रोपेगेंडा और झूठी कहानियों की भरमार होती है और हक़ाइक़ को पूरी तरह से मस्ख़ करके पेश किया जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्म होती है उतनी ही उसे रियासती सपोर्ट हासिल होती है और ख़ुद हुकूमत इस फिल्म को कामयाब करवाने के लिए पेश होती है। लेकिन अगर कोई फिल्म साज और फिल्मी सितारा इस दायरे से बाहर निकलने और कोई तनकीदी या प्रोग्रेसिव फिल्म बनाने की जुर्रत करता है तो रियासत इस फिल्म के रास्ते में रुकावटें खड़ी करती है। सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट देने में ताख़ीर की जाती है और अगर फिर भी रिलीज़ हो गई तो ऐसी फिल्मों को चलने नहीं दिया जाता और दबाव डालकर सिनेमा या OTT प्लेटफॉर्म से फौरी तौर पर उतरवा दिया जाता है, जिससे फिल्मसाजों की मेहनत ही ज़ाया नहीं होती बल्कि करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो जाता है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए सब कुछ एक वाज़ेह पैगाम भी होता है। भारतीय पंजाब में 1980 और 1990 की दहाई के तल्ख तारीख़ी हक़ाइक़, मावराए अदालत कत्ल और हज़ारों लावारिस लाशों की डॉक्यूमेंटेशन पर मबनी फिल्म सतलुज के साथ भी यही कुछ किया गया है। लेकिन फिल्म को आवाम तक पहुंचने से रोकने की कोशिश नाकाम हो रही है। तकरीबन 4 सालों तक रिलीज़ में मुश्किलात खड़ी करने के बाद बिलाखिर रवा महीने इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने की इजाज़त दी गई थी, मगर फिर रिलीज़ के 2 दिन बाद ही OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 से सतलुज को हटवा दिया गया। लेकिन भारतीय हुकूमत के इसी इक़दाम ने उल्टा असर दिखाया है और भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी सतलुज के हवाले से फिल्म बिनों की दिलचस्पी मज़ीद बढ़ रही है। फिल्म की शोहरत और तजस्सुस में इजाफा होता जा रहा है। भारतीय पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानी हकूक़ के मारूफ कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा की ज़िंदगी और जद्दोजहद पर बनने वाली इस फिल्म का इब्तदाई नाम तो पंजाब 95 था, मगर रिलीज़ से जुड़े तनाज़ात और सेंसर बोर्ड के एतराज़ात की वजह से इसे सतलुज के नाम से रवा महीने 3 जून को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 से रिलीज़ किया गया था। लेकिन 6 जून को यानी 2 दिन बाद ही भारतीय हुकूमत ने फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म से हटवा दिया और तब ये सवाल उठा कि आखिर भारतीय हुकूमत और सेंसर बोर्ड को इस फिल्म से मसला क्या है और क्यों फिल्म के आवाम तक पहुंचने में रुकावट डाली जा रही है। ये फिल्म उस दौर की कहानियों पर मबनी है कि जब भारतीय पंजाब में खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ रही थी और जवाब में रियासती क्रैकडाउन में शिद्दत आ गई थी और सिखों को बदतरीन रियासती जबर का सामना था। किसी भी सिख को गद्दार करार देकर पुलिस उठा लेती थी और फिर वो कभी घर वापस नहीं आता था या उसे लावारिस लाश करार देकर जला दिया जाता था। यहाँ तक के गुरुद्वारे भी इस क्रैकडाउन से महफूज नहीं थे। 1984 में अमृतसर में सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मिलिट्री ऑपरेशन तक किया गया था, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। इस ऑपरेशन में सैकड़ों हलाकतें हुई थी। पंजाब के सिखों के खिलाफ होने वाले इसी क्रैकडाउन के दौरान इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ फिल्म सतलुज का मौजू है। फिल्म में मारूफ बॉलीवुड अदाकार दिलजीत दोसांझ ने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा का किरदार अदा किया है। जसवंत सिंह खालड़ा ने 1984 से 1994 तक 10 साल के शमशान घाटों में लाए गए हज़ारों लावारिस लाशों को डॉक्यूमेंट किया और उनकी शनाख्त का पता लगाया। पंजाब पुलिस के खिलाफ एक अवामी आगाही मुहिम शुरू की और हुकूमत से जवाब मांगा, मगर फिर इसी दौरान वो खुद भी रियासती जबर का शिकार हो गए। 1995 में जसवंत सिंह खालड़ा को अमृतसर में उनके घर से अगवा कर लिया गया और दौरान हिरासत उन्हें कत्ल करके एक नहर में फेंक दिया गया। इस कत्ल का इल्ज़ाम भी पंजाब पुलिस पर ही लगाया जाता है। जसवंत सिंह के केस की तहकीकात भारत की तहकीकाती एजेंसी CBI ने की थी,
BBC के मुताबिक भारतीय अदालत में CBI की जानिब से ये बताया गया था कि जसवंत सिंह खालड़ा इंसानी हकूक़ के कारकुन थे। CBI के मुताबिक 1980 और 1990 की दहाइयों में भारतीय पंजाब बेअमनी के साथ साथ पुलिस ज़्यादतियों, हिरासत में अमवात और मुबैना फ़र्जी पुलिस मुकाबलों के वाक़यात की वजह से मुसलसल ज़ेर बहस रहा। इंसानी हकूक़ के कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा ने जून 1984 से दिसंबर 1994 के दरमियान 3 शमशान घाटों में मिलने वाली नामालूम लाशों की तफसीलात आम की थी। उनका दावा था कि ये लावारिस लाशें पुलिस की गैर कानूनी कार्रवाइयों की गवाह हैं। जसवंत सिंह खालड़ा के इस दावे को इस हकीकत से तक़वियत मिली कि उनमें से बेशतर लाशें पुलिस ही शमशान घाटों तक लाई थी। CBI की रिपोर्ट में कहा गया कि मकामी पुलिस को ये पसंद नहीं आया और उसने जसवंत सिंह खालड़ा के अगवा की साजिश रची और इसी मुजरिमाना साजिश के तहत मकामी पुलिस अफसरान ने 6 सितंबर 1995 को अमृतसर के घर से जसवंत सिंह खालड़ा को अगवा कर लिया। उन्हें गैर कानूनी हिरासत में रखने के बाद कत्ल कर दिया गया और उनकी लाश एक नहर में फेंक दी गई। जसवंत सिंह खालड़ा की यही कहानी फिल्म सतलुज में दिखाई गई है और शायद हक़ाइक़ और वाक़यात भारतीय रियासत को पसंद नहीं आए। 3 साल तक रिलीज़ रुकवाए रखने के बाद अब OTT प्लेटफॉर्म पर भी ये फिल्म चलने नहीं दी गई। को फिल्म हटाए जाने के बाद OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 ने इंस्टाग्राम पर अपने मौक़िफ़ में बताया कि सतलुज को रिलीज़ होने के बाद से गैर मामूली रिस्पांस मिल रहा है। हम हर उस व्यूअर के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जिसने ये फ़िल्म देखी और इसे सपोर्ट किया। आपकी मोहब्बत और ताउन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम सतलुज और उसके पीछे मौजूद तख्लीकी विजन के साथ मजबूती से खड़े हैं और मुस्तनद और बामानी कहानियों की हिमायत जारी रखने के लिए पुरआज़्म हैं। मौजूदा पेशरफ्त के तनाजुर में सतलुज अगले नोटिस तक भारत में दस्तयाब नहीं होगी। फिल्म को जल्द अज जल्द दोबारा आप तक पहुंचाने के लिए हम हर मुमकिन कानूनी तरीका इख्तियार करेंगे। इसके अलावा फिल्म के लीड अदाकार दिलजीत दोसांझ ने अपने रद्दअमल में कहा कि उन्हें तसल्ली है कि फ़िल्म घर घर पहुंच चुकी है, लोगों ने डाउनलोड भी कर ली है, यूथ फिल्म पर बात कर रही है और हम सब यही चाहते थे कि फिल्म आप तक पहुंच जाए। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ। ਤੋ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਿਲਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, तुसी जिद्दां देखना चाहो तुसी देख सकते हैं। दिलजीत दोसांझ की बात दुरुस्त साबित हो रही है। भारतीय हुकूमत और सेंसर बोर्ड ने फिल्म सतलुज को आवाम तक पहुंचने से रोकने की भरपूर कोशिश की, मगर फिल्म को तवक्को से ज़्यादा पजीराई मिल रही है और आवाम ने अपनी मदद आपके तहत फिल्म देखने का हल ढूंढ निकाला है। भारतीय पंजाब में मुख्तलिफ अवामी मकामात और गुरुद्वारों के आसपास कम्युनिटी स्क्रीन्स में सतलुज दिखाने का एहतमाम किया गया है और मुंतज़मीन हुकूमती सेंसरशिप को नज़रअंदाज करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फिल्म की कहानी पहुंचाने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत सतलुज की गैर कानूनी स्क्रीनिंग करने वाले अफराद के खिलाफ एक्शन लेने पर गौर कर रही है। वाज़ेह है कि फिल्म सतलुज की टीम ने रवां महीने ZEE5 पर फिल्म की रिलीज़ से पहले एक तवील और मुश्किल जंग लड़ी और 4 साल तक इसे रिलीज़ के लिए सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। इब्तदाई तौर पर पंजाब 95 के नाम से 2022 में इस फिल्म को भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के सामने रखा गया था और बोर्ड ने फिल्म में 100 से ज़्यादा कट लगाने और इसका असल नाम तब्दील करने का मुतालबा किया था, लेकिन फिल्म की टीम ने इसकी मुखालफत की, जिसके बाद फिल्म की रिलीज़ में ताख़ीर का आगाज़ हो गया और सेंसर बोर्ड के साथ तनाज़ा चलता रहा। फिर एक मौके पर फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हनी तिरेहन ने हुकूमती दबाव के बारे में बात करते हुए भारतीय फिल्म न्यूज़ वेबसाइट को बताया कि उनकी टीम पर फिल्म को ज़ाया करने के लिए दबाव डाला जा रहा है और ये दबाव ख़ास तौर पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से डाला जा रहा है। तहम रवां महीने जब फिल्म को सतलुज के नाम से रिलीज़ किया गया तो बहस शुरू हो गई कि फ़िल्म के नाम की तरह कहानी में भी सेंसर बोर्ड के कहने पर तब्दीलियाँ की गई हैं। तो हिदायतकार हनी तिरेहन ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में वजाहत करते हुए कहा कि सिर्फ फिल्म का नाम तब्दील किया गया है, फिल्म की कहानी में कोई तब्दीली नहीं की गई और वैसे ही रिलीज़ की गई है जैसे कि फ़िल्म बनाई गई थी। भारतीय हुकूमत बीजेपी के हामियों और उस दौर में पंजाब में पुलिस की कार्रवाइयों के हामियों को तो ये फिल्म पसंद नहीं आ रही। कोई इसे आधा सच करार दे रहा है, कोई इसे प्रोपेगेंडा करार दे रहा है, तो कोई इसे भारतीय रियासत को बदनाम करने की साजिश और नेशनल सिक्योरिटी का मसला भी करार दे रहा है। लेकिन फिल्म की कहानी, रिसर्च और डिलीवरी को भारतीय आवाम ख़ास तौर पर पंजाब में मकबूलियत मिल रही है।
साथ ही फिल्म एक्सपर्ट्स और नाक़िद भी सतलुज को सराह रहे हैं और वो रिवायती फिल्मों पर तनकीद कर रहे हैं। सतलुज को बॉलीवुड में हक़ाइक़ और सच्चाई फिल्मों के रिवाइवल के लिए एक अहम आगाज़ के तौर पर पेश कर रहे हैं। मारूफ भारतीय फिल्मसाज राम गोपाल वर्मा ने अपनी एक पोस्ट में लिखा है कि सतलुज सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा गहरा ज़ख्म है जो कभी नहीं भरेगा। ये फिल्म हमारी तारीख़ के एक नहायत तारीख बाब की तल्ख़ हकीकत को फिर से सामने ले आती है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें सिनेमा को हकीकत का सामना करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। फिल्म की नुमाइश और रिलीज़ के हवाले से पैदा होने वाले मुख्तलिफ मसाइल इस बात का सबूत हैं कि जो भी आर्ट ताकतवर अफराद को बेचैन कर दे वो अपना काम कर चुका होता है और यही हकीकी आर्ट का असल मकसद है और सतलुज ने बिल्कुल यही किया है। राम गोपाल वर्मा ने मज़ीद लिखा कि ऐसी फिल्म बनाना बहुत ज़्यादा जुर्रतमंदी का काम है, एक ऐसे वक्त में कि जब मेन स्ट्रीम सिनेमा तमाशे और तफरीही फिल्मों के पीछे भाग रहा हो तो सतलुज ये दिखाती है कि जब सिनेमा सच्चाई और दयानतदारी का साथ देता है तो असल में क्या कुछ हासिल कर सकता है। सतलुज ऐसी फिल्म है जिसे देखा जाना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए, ना कि फ़िल्म के विक्टिम्स की तरह इसका भी इनकाउंटर कर दिया जाए। राम गोपाल वर्मा ने आखिर में लिखा कि उनकी तमाम बाख्तियार लोगों से अपील है कि सतलुज के साथ वो ना करें जो जसवंत सिंह खालड़ा के साथ किया गया। जब सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जाती है तो वो और ज़्यादा शिद्दत से सामने आती है। इसके अलावा इसी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए मारूफ भारतीय सहाफ़ी राना अयूब ने अपनी एक एक्स पोस्ट में लिखा है कि ये भारत में आज़ादी इज़हार राय की मौजूदा हालत है। नफ़रत और प्रोपेगेंडा फैलाने वाली फ़िल्मों को टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जाता है, जबकि हकीकत को बेनकाब करने वाली फ़िल्मों पर पाबंदी लगा दी जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में खुशामदीद। सतलुज जैसी फिल्मों को एक के बाद एक रुकावट से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हालिया बरसों में भारत में प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाने वाली फिल्मों को खुला मैदान दिया गया और रियासती सरपरस्ती में ऐसी फिल्मों को कामयाब करवाया गया। ऐसी फिल्में बनाने वाले फिल्मसाजों और फिल्मी सितारों की हौसला अफजाई की गई। धुरंधर, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और आर्टिकल 370 जैसी प्रोपेगेंडा और हक़ाइक़ मस्क करके बनाई गई फिल्मों को ऐसे पेश किया गया जैसे ये हक़ाइक़ पर मबनी हो, क्योंकि इन फिल्मों में सिर्फ मोदी हुकूमत और बीजेपी के बयानियों को फ़रोग़ दिया गया था। नरेंद्र मोदी को भारत के मसीहा के तौर पर पेश किया गया है ताकि उसका उन्हें सियासी फ़ायदा हो। वैसे तो पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में बॉलीवुड में पहले भी बना करती थी, लेकिन मोदी हुकूमत में ऐसी फिल्मों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। साथ ही पहली बार भारत में बसने वाले मुसलमानों तक को निशाना बनाया जा रहा है और इस तरह की फिल्मों की रेस लगी हुई है। मुसलमानों को निशाना बनाती प्रोपेगेंडा फिल्म दी केरला स्टोरी का जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो उसमें दावा किया गया कि फ़िल्म केरला से ताल्लुक़ रखने वाली उन 32,000 ख़वातीन की कहानी है जो मज़हब तब्दील करके दाइश के लिए काम करते हुए पकड़ी या मारी गई थी। मगर हकीकत में केरला से ताल्लुक़ रखने वाली सिर्फ 3 ख़वातीन का इस हवाले से किरदार सामने आया था, लेकिन इस फिल्म में इन आदाद शुमार को 3 से बढ़ाकर 32,000 कर दिया गया था और इसके गिर्द इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ कि मगरबी बंगाल रियासत ने केरला स्टोरी को दिखाए जाने पर पाबंदी लगा दी थी। ये मामला भारतीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के प्रोड्यूसर को इस शर्त पर फिल्म की नुमाइश की इजाज़त दी थी कि वो फिल्म से पहले ये डिस्क्लेमर देंगे कि उनके पास 32,000 ख़वातीन के इस्लाम कबूल करने और दाइश में शामिल होने के हवाले से कोई मुसद्दक़ा मालूमात नहीं है और ये एक फ़िक्शनल फिल्म है। मगर इसके बावजूद केरला स्टोरी फिल्म की तशहीर भी खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की और अपनी इंतखाबी तकरीर में इसकी तशहीर की। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इसी तरह 2019 में कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई। इसकी वजह से भारत को दुनिया भर में तनकीद का सामना करना पड़ा और फिर इस पूरे मामले से तवज्जो हटाने और लोगों को गुमराह करने के लिए 2022 में कश्मीर फाइल्स के नाम से एक फिल्म बनाई गई जिसमें कश्मीरी हिंदू पंडितों पर होने वाले जुल्म को उजागर किया गया और इस फिल्म को भी मोदी हुकूमत की जानिब से भरपूर सपोर्ट हासिल रही। खुद नरेंद्र मोदी ने भी अपनी तकरीर में इसकी तशहीर की। कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं। वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत और वहाँ पर भारतीय फौज के मजालिम को छुपाने के लिए एक और फिल्म आर्टिकल 370 बनाई गई। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फरवरी 2024 में रिलीज हुई थी, यानी भारतीय इलेक्शन से तकरीबन 2 माह पहले। और नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म की तशहीर भी खुद अपनी तकरीर में की थी। सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है, अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। इससे पहले 2019 के इंतखाबात से पहले भी ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में सामने आई, जैसे फिल्म उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक सिनेमाघरों में जनवरी 2019 को रिलीज़ की गई और 2019 के भारतीय आम इंतखाबात से महज 1 महीना पहले से OTT पर रिलीज़ कर दिया गया ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और बीजेपी को इंतखाबात में सियासी फ़ायदा हो। इसके अलावा रवा साल धुरंधर 2 रिलीज़ की गई तो भारत में भी फिल्म के प्रोपेगेंडा मवाद पर सवालात उठाए गए। खुद नरेंद्र मोदी फिल्म के दिफा में आ गए और एक जलसे में कहा कि ऑपोजिशन धुरंधर, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी सबके बारे में झूठ फैला रही है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। बॉलीवुड में प्रोपेगेंडा फिल्मों का सिलसिला तेज हो गया है। मारूफ फिल्म स्टार अजय देवगन की मकबूजा कश्मीर के हवाले से बनाई गई फिल्म चौहान का टीजर रिलीज किया गया है। ये फिल्म नरेंद्र मोदी के दोस्त मुकेश अंबानी के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनाई गई है और ये फिल्म भी रिलीज से पहले ही मुतनाज़ हो गई है। फिल्म के टीजर को देखकर अंदाज़ा होता है कि इसमें कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है और पैलेट गन के नुकसान तक को डाइल्यूट किया गया है। पैलेट गन से होने वाले नुकसान के लिए लिमिटेड डैमेज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इस प्रोपेगेंडा फिल्म की रिलीज से पहले ही मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन के मुतासरीन शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो बॉलीवुड जो एक ज़माने में तनकीदी फिल्मसाजी से मुतालिक मशहूर था, वो आज हिंदुत्व नज़रिए और हुकूमती बयानिए को तक़वियत देने के लिए फिल्में क्यों बना रहा है। इसका जवाब यह है कि बॉलीवुड में भारतीय जनता पार्टी ने तनकीदी आवाज़ों को दबा दिया है और अपने इक़दाम से वाज़ेह पैगाम दिया है कि कोई तनकीदी फिल्म बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी पैगाम के ज़रिए बड़े बड़े फिल्मी सितारों की आवाज़ों को खामोश कर दिया गया है। कई फिल्म स्टार्स के मुसलमान होने पर तनकीद की गई, कई फिल्म स्टार्स की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा दिया गया, उन्हें डराया धमकाया गया, जिसके बाद वो सब खामोश हो गए या फिर मोदी हुकूमत और नरेंद्र मोदी के गुण गा रहे हैं। यहाँ तक कि संजय दत्त की हालिया रिलीज़ होने वाली फिल्म आखिरी सवाल हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के बारे में है। फिल्म में संजय दत्त RSS के कारकुन और नज़रियात के डिफेंडर का किरदार अदा कर रहे हैं। भारतीय वेबसाइट न्यूज़ लॉन्ड्री ने संजय दत्त समेत कई दीगर स्टार्स के हवाले से रिपोर्ट तैयार की है और RSS और बीजेपी की नुमाइंदगी करने वाले ज़ाफ़रानी रंग में रंगने से तशबीह दी है। संजय दत्त के सोशल मीडिया को देखकर लगता है जैसे वो ज़ाफ़रानी रंग की यादों का एक मजमुआ हो। इनके सोशल मीडिया पर हिंदू इंतहा पसंद लीडर और यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीर भी मौजूद है। नरेंद्र मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद की पोस्ट मौजूद है। संजय दत्त की सोशल मीडिया पर अपनी नई फिल्म की प्रमोशन भी की गई है जो कि RSS की 100 साला तकरीबात पर मबनी है। फिल्म में उनका किरदार अपने RSS नज़रिए का इजहार करते हुए कहता है कि स्वयं सेवक के दिल में शंका नहीं शंकर बसते हैं। पर्दे पर भी और हकीकी ज़िंदगी में भी संजय दत्त ज़ाफ़रानी रंग के साथ काफ़ी ज़्यादा हम आहंग नजर आते हैं।
मगर एक बात मुख्तलिफ है, उनके वालिद 5 मरतबा कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रहे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फ़रका वाराना तकसीम को ख़त्म करने की कोशिश में गुजार दी। उनकी बहन भी कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट रह चुकी हैं। खुद संजय दत्त ने सोशलिस्ट जमात समाजवादी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। उन्होंने एक जलसे में कहा था कि पुलिस ने उन्हें इसलिए तशद्दुद का निशाना बनाया क्योंकि उनकी वालदा मुसलमान थी। रिपोर्ट के मुताबिक अगर संजय दत्त ज़ाफ़रानी रंग अपना सकते हैं तो फिर कोई भी अपना सकता है। इसीलिए संजय दत्त को बॉलीवुड में आने वाली तब्दीली की अलामत समझा जाता है। लेकिन वो अकेले नहीं, बल्कि हरगिज़ अकेले नहीं। गुज़श्ता साल नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह पर बॉलीवुड के तीनों खान यानी शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान उनकी तारीफ़ करते नज़र आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे 5 साल पहले उनकी 70वीं सालगिरह पर उन्होंने मोदी की तारीफ़ की थी। दिलचस्प बात यह है कि वो आमिर खान भी मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं, जिन्हें बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त पर सवाल उठाने के बाद पाकिस्तान चले जाने का कहा गया था। एक और अदाकार अर्जुन रामपाल, जिन्होंने एक बार ये तजवीज़ दी थी कि आईफा अवार्ड्स पाकिस्तान में भी एक बार होने चाहिए, अब वो कहते हैं कि धुरंधर में काम करना उन्हें मुंबई हमलों का बदला लेने जैसा महसूस हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड में काफ़ी कुछ बदल चुका है। यही इंडस्ट्री जिसने रंग दे बसंती, गर्म हवा और अर्ध सत्या जैसी फिल्में दी, अब नरेंद्र मोदी की सालगिरह पर मुनज़्ज़म अंदाज में खराज तहसीन पेश करने वाली फिल्में बनाने में मसरूफ़ है, जैसे दी कश्मीर फाइल्स, दी केरला स्टोरी और द सप्रेमती रिपोर्ट। ये फिल्में भारतीय जनता पार्टी की इंतखाबी मुहिम लगती हैं और बॉलीवुड में ये तब्दीली एक मुनज़्ज़म तरीके से एक प्रोसेस के तहत लाई गई। बॉलीवुड स्टार आमिर खान, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, वो हालिया दिनों में अपनी मशहूर फिल्म 3 इडियट्स के किरदार के हवाले से शदीद तनकीद की ज़द में है। फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान ने लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदान फोंगसोंग वांगडू का किरदार अदा किया था, जो कि मारूफ लद्दाखी एक्टिविस्ट और एजुकेशनिस्ट सोनम वांगचुक की असल ज़िंदगी से इंस्पायर्ड था। फिल्म में तो आमिर खान ने सोनम वांगचुक को ट्रिब्यूट पेश किया, लेकिन असल ज़िंदगी में उनकी खामोशी उनके लिए ताना बन गई है। सोनम वांगचुक गुज़श्ता 18 दिनों से भारत के एजुकेशन सिस्टम में खराबियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए भूख हड़ताल पर है और भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन आमिर खान ने उनकी हिमायत में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और मुकम्मल खामोश है। लेकिन फिल्म 3 इडियट्स में फोंगसोंग वांगडू के हरीफ चतुर का किरदार अदा करने वाले अदाकार ओमी वेदिया ने सोनम वांगचुक के लिए आवाज़ उठाई है। Hello idiots, Pehchana. This is Omi Vedya, Chatur from 3 Idiots. Did you know that Funsuk Wangdu from 3 Idiots, the character that Amir Khan plays, is actually based on a real-life Ladakhi engineer, innovator, educator, reformer named Sonam Wangchuk. Right now, he is on a very long hunger strike. It's over many weeks and his blood sugar has gone down very much. I don't know if you've heard about this. I don't know if the media is reporting this, but this is a pretty important thing. Now, why is he on the hunger strike? Well, he has some issues with the education system in India, and whether you agree with him or not, I don't really want this guy to die. You know, I think he's a pretty impressive person.